नमस्कार दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्या प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है? यूट्यूब वीडियोस में बताई गई बुक लिस्ट पैटर्न को फॉलो करने के पश्चात भी आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल पाता है? क्या किसी और द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं? तो आज ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि RO-ARO 2023 के लिए लगभग 4 माह का समय शेष है। तो चलिए इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आज मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे उपस्थित हूं। इससे पहले आपने केवल मेरी आवाज़ सुनी होगी, क्योंकि मैंने अभी इस चैनल पे RO-ARO 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। हालांकि ये टेस्ट सीरीज़ में अभी केवल आधुनिक भारत और कुछ मध्यकालीन भारत की टेस्ट सीरीज़ ही दी गई हैं। उसका कारण ये है क्योंकि अभी 26 से 29 तारीख तक मेंस परीक्षा है, यूपी PCS मेंस। उसमें मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इस कारण मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा। लेकिन ये परीक्षा संपन्न होते ही मैं अपना पूरा समय यहाँ दूंगा और मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ और आपको सभी विषयों के टेस्ट सीरीज़ यहाँ RO-ARO 2023 और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा। अभी जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ उपलब्ध है वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की है। उसे आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मुझे वीडियो बनाने का या कैमरे के सामने बोलने का अभी कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इसमें जो भी मुझसे चूक हुई हो या आपको देखने में कठिनाई हो रही है तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं आज बुक लिस्ट की। ऐसा क्या कारण है कि जितनी बुक लिस्ट का पैटर्न हमें बताया जाता है वो सब फॉलो करने के पश्चात भी हमारा प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल पाता? तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास विषय से। पहले हम आधुनिक भारत के बारे में बात कर लेते हैं। आधुनिक भारत के बारे में अधिकांशतः आपको स्पेक्ट्रम की किताब रिकमेंड की जाती है। देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम एक काफ़ी अच्छी पुस्तक है, उसका कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, वो PCS मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत बेहतरीन किताब है। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक भारत का लगभग 85% सिलेबस आपका वहीं से एक ही किताब से कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स परीक्षा की, चाहे वो यूपी RO-ARO का प्रीलिम्स है, यूपी PCS या किसी अन्य परीक्षा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, उसके लिए वह एक पर्याप्त किताब नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। हालांकि उसमें तथ्यों का एक अच्छा संकलन दिया है, लेकिन वो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार यदि हम बात करें मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत की, तो उसमें आपको अलग अलग किताबें रिकमेंड की जाती हैं। जैसे यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो आपको ने ये देखा होगा, आपसे कहा जाता है कि SK पांडे पढ़ लीजिए। SK पांडे एक बहुत अच्छी किताब है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक इतनी मोटी पुस्तक है। और यदि आप 2021 का ही RO-ARO का पेपर उठा कर देख लें तो मध्यकालीन भारत में से मात्र 5 या 6 प्रश्न पूछे गए थे और प्राचीन भारत में से तो मात्र 2 प्रश्न ही आए थे। तो ये क्या औचित्य बनता है कि आप केवल 2 प्रश्न के लिए इतनी मोटी पुस्तक आपको पढ़नी पड़े? तो अब प्रश्न ये आता है कि यदि हमें ये नहीं पढ़ना तो हम क्या पढ़ें? हमें एक ऐसी पुस्तक चाहिए उसमें केवल प्रीलिम्स परीक्षा पर ही फोकस किया गया हो और उसमें तथ्यों का एक काफ़ी अच्छा संकलन हो, जिससे हमारी प्रीलिम्स परीक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इतिहास में कर सकें। तो उसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है, एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है। मैं यहीं आपको स्क्रीन पे इसका पिक्चर लगा दूंगा। इसमें आपकी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों का एक ही जगह एक ही किताब में दिया गया है और इसमें तथ्यों का एक बेहतरीन संकलन है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, इतिहास एक ऐसा विषय है जहां आपको कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने आप में पर्याप्त हो, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमें इन सब में से एक ऐसी पुस्तक चुननी है जहां से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे हल हो सकें। तो ये किरण पब्लिकेशन की एक ऐसी पुस्तक है, यदि आप एक केवल इसी पुस्तक को पढ़ लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं। और यदि साथ में आपने इसके कोई एक टेस्ट सीरीज लगा ली तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर इतिहास में कर पाएंगे। आपको कोई आवश्यकता नहीं है 3 अलग अलग मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने की इतिहास विषय के बारे में। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए।
अब अगला नंबर आता है भूगोल का। भूगोल के बारे में आपको अधिकांशतः रिकमेंड किया जाता है माजिद हुसैन, महेश वर्णवाल, घटना चक्र और एनसीईआरटी की पुस्तकें। अब यहाँ देखिए, अगर हम पीसीएस की बात कर रहे हैं, यदि मैं पीसीएस की बात करूँ तो पीसीएस के लिए आपके लिए वर्णवाल और घटना चक्र काफ़ी अच्छी हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अभी हमारी परीक्षा आरओ एआरओ की है, हमें फोकस आरओ एआरओ पे करना है। तो आरओ एआरओ के लिए घटना चक्र आपकी सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट है। उसमें आपको वर्णवाल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका घटना चक्र पढ़ के ही भूगोल, चाहे वो भारत का भूगोल हो या विश्व भूगोल हो, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं जो आपको पूर्णतः फॉलो करनी पड़ेंगी। नंबर 1 तो ये है कि आपको घटना चक्र पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। वो एक मोटी पुस्तक है काफ़ी, लेकिन क्योंकि आप केवल एक पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल और विश्व भूगोल के लिए, तो ये आपको एक मोटी पुस्तक पूरी की पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने शुरू के 5 चैप्टर पढ़े, फिर आपने 2 स्किप कर दिए, फिर आपने बाद में 7-8 चैप्टर पढ़े, फिर आपको बीच में कोई बोरिंग चैप्टर लगे, वो आपने स्किप कर दिए। ऐसा नहीं चलेगा। आपको घटना चक्र भूगोल विषय में पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त आपकी ये है कि इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पूरी पुस्तक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ इसकी रट रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि प्रीलिम्स परीक्षा की मांग क्या है। प्रीलिम्स परीक्षा में आरओ एआरओ में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको केवल वही पढ़ने होंगे। जब भी आप ये पुस्तक पढ़ेंगे और आप ध्यान से पढ़ेंगे फोकस करके, तो आप खुद इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, जिससे आप ये चीज़ समझ जाएंगे। जैसे यदि आप भूगोल में आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट उठा लीजिए। एग्रीकल्चर में आपके 3 भाग होते हैं। एक तो आपकी फसलों का वर्गीकरण होता है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ और जायद फसल कौन सी है, इनके लिए कितने तापमान, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। इस तरह के प्रश्न यूपी आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा में और पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पढ़ने होते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है कृषि का डेटा, कि कौन सी फसल का उत्पादन किस राज्य में नंबर 1 पे है और कौन सी फसल में भारत नंबर 1 पे है और भारत का अन्य फसलों में कौन सा नंबर है उत्पादन में। ये भी आपका प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ एआरओ हो, तो ये भी आपको पढ़ना है। नंबर 3 पे आपका आता है प्रजातियाँ। जैसे एक उदाहरण लीजिए, आपसे कह दिया पद्मा प्रजाति किस फसल की है, चावल, गेहूँ, सरसों या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बहुत रेयर केस होता है जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अन्यथा ऐसे प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में ही पूछे जाएंगे, आरओ एआरओ में। प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इस तरह आपको ध्यान देना होगा कि आपको यदि घटना चक्र पूरी पढ़नी है, तो उसमें आपको स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न आपको उठाने हैं और कौन से प्रश्न आपको स्किप कर देने हैं। ऐसा करेंगे तो पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद भी आप काफ़ी कुछ उसमें से फ़िल्टर करके पढ़ सकते हैं। तो आपकी आरओ एआरओ के लिए भूगोल में घटना चक्र एक सफिशेंट पुस्तक है। अब हम बात कर लेते हैं राज व्यवस्था यानी पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको रिकमेंड की जाती है लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत का कोई और विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल ठीक रिकमेंडेशन है आपके लिए। आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो उसमें एक तो आपको टेस्ट सीरीज बाद में ज़रूर लगाएंगे आप उससे, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ने के पश्चात भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम डायरेक्टली हल नहीं कर पाते। यदि हमने टेस्ट सीरीज पहले लगाई हुई है तो हमें उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो लक्ष्मीकांत के साथ आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा। अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं भी यहाँ एक टेस्ट सीरीज दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज होगी। इस पर मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये कि जब आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी है। इसमें आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पूरे पूरे छोड़ देने हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको केवल सेलेक्टिवली पोर्शन पढ़ना है, और कुछ चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। वो किस तरह होगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लक्ष्मीकांत के बारे में आरओ एआरओ के लिए, और मैं सब आपको उसमें समझा दूंगा। इसके बाद बात आती है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की। तो इसमें जो आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं वो मिलता है घटना चक्र,
परीक्षा वाणी और दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। देखिए, परीक्षा वाणी और घटना चक्र एक साथ पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। इनमें से आप कोई एक ही पुस्तक पढ़ें, वही आपके लिए सफिशेंट है। अब बात आती है क्विक बुक हम पढ़ें कि ना पढ़ें। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समय काफ़ी है, तो वहाँ आपको क्विक बुक साथ में पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ या तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं या घटना चक्र पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 4 माह का समय शेष है और इसका एरिया इतना ज़्यादा वास्ट नहीं होता कि आप 2-2 पुस्तक पढ़ें। आप केवल घटना चक्र पढ़िए। चाहें तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़नी केवल एक ही पुस्तक है। आप दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ लीजिए। क्विक बुक पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आपका एनवायरनमेंट का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा और आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। अगली बात आती है सामान्य विज्ञान यानी साइंस की। तो देखिए, इसे मैं 2 अलग-अलग भाग में बाँट कर बताऊँगा। एक उन विद्यार्थियों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और एक उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। देखिए, यदि आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आप केवल घटना चक्र पढ़ लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उससे आपका साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। साथ में एक टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिएगा, आपका साइंस पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप मेरी अगर राय मानें तो आप एक कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी और पढ़ लेना है। केवल कक्षा 9 और 10 की, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, अब केवल 4 माह का समय है। आप कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़िए पहले, उसके बाद आप यही घटना चक्र पढ़ लीजिए। इसमें आप आराम से स्कोर कर जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको लगाना इसमें भी मस्ट है। अब अगली हम बात करते हैं यूपी स्पेशल की। देखिए, यूपी स्पेशल यदि हम पीसीएस परीक्षा में देखें तो वहाँ उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता है। हाल के पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि यूपी स्पेशल में पीसीएस परीक्षा में इतना नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आरओ एआरओ में यूपी स्पेशल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको आरओ एआरओ में यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छे से और डीप में जाकर पढ़ना होगा। तो इसमें एक आप परीक्षा वाणी ज़रूर पढ़िए और परीक्षा वाणी के साथ आप एक टेस्ट सीरीज़ यूपी स्पेशल की ज़रूर लगाइए। ये दोनों चीज़ें आप करेंगे, आप यहाँ मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आरओ एआरओ में यूपी स्पेशल से अच्छे खासे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा आता है अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र में कोई इतना ज़्यादा आपका फोकस नहीं किया जाता है। इसमें नॉर्मली 5, 6, 7, 8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, वो आपके लिए एक सफिशेंट पुस्तक है। अगला आता है कंप्यूटर। तो 2021 के आरओ एआरओ के पेपर में कंप्यूटर से शायद 2 या 3 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा, कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपको किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी पुस्तक से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं यूपी आरओ एआरओ के लिए, तो ये बिल्कुल एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। कोई भी एक सोर्स लीजिए आप ऑनलाइन और वहाँ से आप अपना कंप्यूटर पढ़ लीजिए। अगला हमारा नंबर आता है करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स का पीसीएस परीक्षा में भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है और करंट अफेयर्स का आपका आरओ एआरओ में भी काफ़ी अच्छा रोल रहेगा, हर बार रहता आया है। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यूपी में जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं वहाँ आपसे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछा जाता, जैसे कि आईएएस की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यहाँ आपके 80% क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो वन लाइनर ही होते हैं। केवल 20% ऐसे होते हैं जहाँ आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप एक काम ये कीजिए, आप कोई भी एक मैगज़ीन पढ़ लीजिए, वो आपके लिए सफिशेंट होगी। मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, किसी मैगज़ीन का नाम मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे, जो आप पढ़ते आए हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ मैं केवल एक बात कहूँगा आपसे, जब आप मैगज़ीन का चुनाव करें तो आप देखिए, आप कोई ऐसी मैगज़ीन उठाएँ जो किसी ऐसे संस्थान द्वारा ना लिखी गई हो जिनका मुख्य फोकस आईएएस परीक्षा पर होता है। क्योंकि उनकी जो मैगज़ीन होती हैं उसमें ज़्यादातर उनके जो करंट अफेयर्स हैं वो आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं और उसमें कॉन्सेप्चुअल डेटा काफ़ी होता है। आप कोई ऐसी मैगज़ीन उठाएं जो केवल आईएएस संस्थान द्वारा ना बनाई गई हो, वो एक कॉमन मैगज़ीन हो। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी ले लें। आप सब जानते हैं मार्केट में बहुत सारी ऐसी अच्छी मैगज़ीन अवेलेबल हैं। यदि फिर भी आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको कोई नाम सजेस्ट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि क्या हम एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें कि ना पढ़ें।
देखिए, यदि आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी कुछ विषय की ज़रूर पढ़िएगा। उसमें काफ़ी समय है आपके पास, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन यदि आप यूपी आरओ एआरओ की बात करें, तो यूपी आरओ एआरओ में मात्र 4 महीने का समय है। उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात ये कि मुख्य परीक्षा में आरओ एआरओ में कोई जीएस के ऐसे रिटन पेपर इस तरह के नहीं होते, जैसे कि पीसीएस में होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय के बारे में। देखिए, हिंदी आरओ एआरओ के लिए एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत ज़्यादा सहायता करता है मेरिट बनाने के लिए, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत थोड़ा है और इससे 60 नंबर का हिंदी पूछ लिया जाता है आपसे। केवल 6 टॉपिक हैं हिंदी के और उससे ही 60 नंबर की हिंदी आपकी आती है। इसलिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं आपका निर्णायक विषय साबित होता है मेरिट में आने के लिए। तो हिंदी में आपका टारगेट कम से कम 55 प्रश्न का होना चाहिए। 55 प्रश्न यदि आप हिंदी में ठीक कर जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से मेरिट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने जीएस में 140 प्रश्न में से 80 प्रश्न भी ठीक कर लिए और यहाँ आपने 55 प्रश्न कर ले गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरिट में आने से यूपी आरओ एआरओ में। तो आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और हिंदी के लिए आपको पुस्तक कौन सी पढ़नी है, तो हिंदी में बहुत सारी पुस्तक अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरी राय माने तो एक हरदेव बाहरी की पुस्तक आती है। इस पुस्तक की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हरदेव बाहरी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ बस एक समस्या केवल ये है कि हरदेव बाहरी का जो प्राइस है वो 300 रुपये का है। तो ये अच्छी खासी ठीक ठाक ऐसी पुस्तक है जो हर कोई विद्यार्थी अफोर्ड नहीं कर सकता। 300 रुपये की पुस्तक है और शायद ये मार्केट में 240-260 की मिल जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि आपके पास हरदेव बाहरी पहले से ही है तो आप उसे अच्छे से पढ़िए। केवल वही 6 टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और यदि हरदेव बाहरी की पुस्तक आपके पास नहीं है, तो आपको अलग से मार्केट से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इसी चैनल पे हरदेव बाहरी की पूरी पुस्तक की वो 6 टॉपिक पूरे के पूरे अपलोड कर रहा हूँ। मैंने शब्द विलोम अपलोड कर भी दिए हैं, आप यहाँ जाके मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। उसमें आपको वो सभी शब्द विलोम मिल जाएंगे जो हरदेव बाहरी की पुस्तक में है। और आने वाले समय में मैं बाकी 5 टॉपिक भी यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो आपको, यदि आपके पास हरदेव बाहरी नहीं है, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल से हरदेव बाहरी की पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो ये थी मेरी पहली वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहाँ जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मेरा कंटेंट कैसा है, मेरे पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा है, या मेरे पीछे एक डिजिटल बोर्ड है या नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो जानकारी या जो ज्ञान मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो आपके लिए काम का है या नहीं है। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, वो पॉलिटी के बारे में है कि आरओ एआरओ में जब हम पॉलिटी की तैयारी करें तो हम लक्ष्मीकांत को किस तरह पढ़ें। हमें पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी, हमें केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। तो हमें कौन से चैप्टर पूरे पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हमें पूरे के पूरे छोड़ देने हैं और कौन से चैप्टर हमें सेलेक्टिवली पढ़ने हैं, ये मैंने अगली वीडियो में बताया है। पूरे विस्तार से चर्चा की है पुस्तक सामने रख के, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहाँ जाके आप मेरी वीडियो देख लीजिए। उससे आप ये पूरी तरह समझ जाएंगे कि स्मार्ट स्टडी किस तरह की जाती है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।